हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। ये हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते ही रहते हैं। ये आपका कोड है BEGAE 182। हमने पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हमें पार्ट 2 स्टार्ट करना है। जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक के भी आंसर्स मिल सकें और आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अपने आप लगेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है, बट आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार उनको समझ के देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ईजिली मैंने उसको समझाया है और आप आसानी से उसको याद भी नहीं रख पाएंगे, तब भी आप अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आप सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन पूछे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है इसके पीछे का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट क्या है आपकी? रीडिंग इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल। इसमें क्या बोला गया है कि आप जब रीडिंग करते हैं, आप जब पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसमें कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल इन्वॉल्व होती है। तो अगर होती है तो किस तरीके से होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव स्किल्स क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द रीडिंग इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। लेट डाइव इनटू द स्टेटमेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। हम सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। फर्स्टली, व्हेन वी रीड वी हैव डिकोड द लेटर्स एंड वर्ड्स ऑन द पेज. This requires us to use visual processing skills to recognize and distinguish between डिफरेंट लेटर्स एंड वर्ड्स। सबसे पहले क्या है, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैं ये पढ़ के दिखा रही हूँ, तो हमें सारे के सारे लेटर्स को, जो हमारे अल्फ़ाबेट है ABC, तो ये हमें इसको अल्फ़ाबेट नहीं बोलने चाहिए। A to Z हमारे पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं, बट हम A की अकेले बात करें या B की अकेले बात करें तो ये हमारे लेटर्स हैं। तो जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो हम एक एक लेटर्स को डिकोड करेंगे कि वो एक लेटर क्या है। हमें A पता होगा तब तो हम पूरा पढ़ पाएंगे। जैसे ये डिकोड DECODE, जब हमें ABCD ठीक से पता होगी तब तो हम लेटर्स को समझ के तब उसके वर्ड को डिकोड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? विजुअल प्रोसेसिंग स्किल, कि हम देख सकें, उसको देख के प्रोसेस कर सकें कि उसमें बोला क्या है, लिखा क्या है और उसको पढ़ा कैसे जाएगा। और हमें सबसे पहले चीज़ों को क्या याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंट लेटर्स जो हमारे हैं उन लेटर को रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए। जैसे ABCD जो भी हमारे लेटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए कि ये हमारा D है, ये हमारा B है, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं अभी भी, इतने बड़े होने के बाद भी। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट लेटर्स एंड दी वर्ड। हमें हमेशा डिफरेंट वर्ड्स और लेटर में डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये हमारा D है, ये हमारा B है। तो ये डिस्टिंग्विश अभी भी कुछ लोगों से नहीं हो पा रहा है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो हमें लेटर्स को डिकोड करना आना चाहिए, वर्ड्स को डिकोड करना आना चाहिए कि हम उस पेज पे किस वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, किस लेटर को पढ़ रहे हैं। फिर उसको डिकोड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा कि हमारी विजुअल प्रोसेसिंग स्किल बढ़िया हो, हम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, हम याद कर सकें कि ये वर्ड ये है या वो वर्ड वो है, और हम दो वर्ड्स के बीच में और हम डिफरेंट वर्ड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when we see the word cat, जब हम एक वर्ड देखते हैं, जैसे कि कैट एग्जाम्पल ले लिया हमने, we need to be able to differentiate between the letter CAT। हमें सबसे पहले क्या है, हम जब कैट देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के जो लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं CAT, उनको डिफ्रेंशिएट करना सबसे पहला काम हो जाता है कि हम इसको समझ पाएँ कि ये C है, ये A है, ये T है। और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी वर्ड, हम वर्ड को तभी समझ पाएंगे जब हमें लेटर समझ आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमारी कॉग्निटिव स्किल आती है, क्योंकि हम एक लेटर को, हम एक वर्ड को, लेटर को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, रीडिंग इन्वॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंडली क्या है, रीडिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व रहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है कि हम कितने अच्छे से उस रीडिंग को, उस बुक को या हम किसी भी पेज को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ के कितनी हमारी समझ आ पा रही है, समझ कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। वी नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड ऑन द पेज। हमें क्या है, हम सबसे पहले जब भी कोई वर्ड पढ़ें या कोई भी हम कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो हम उसकी मीनिंग समझ पाएँ कि क्या है। जैसे मैं ये डायरेक्ट आपको पढ़ के दिखा दूँ और आप उसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है उसको पढ़ने का। जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ,
This requires us to use the language processing skills such as grammar, vocabulary, knowledge. क्या है, जब हम किसी भी वर्ड्स की या किसी भी कॉम्प्रिहेंशन की, पैराग्राफ की मीनिंग को समझेंगे, वो किस किस तौर पे हम समझ पाएंगे कि हमें उस लैंग्वेज की प्रोफेंसी हो, हमें लैंग्वेज की नॉलेज हो। जैसे कि हम ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, वोकैबलरी की नॉलेज होनी चाहिए। हमें अंडरस्टैंड का मतलब ही नहीं पता होगा तो हम कैसे उसको समझ पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी रीड अ सेंटेंस लाइक द कैट सैट ऑन द मैट, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट। क्या एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमें नॉलेज चाहिए, हमें उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, कॉम्प्रीहेंशन का। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया द कैट सैट ऑन द मैट, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कैट सैट ऑन द मैट का मतलब क्या है कि कैट एक मैट पर बैठ रही है, ठीक है। लास्टली, रीडिंग रिक्वायर्स टू यूज़ अवर वर्किंग मेमोरी। लास्टली क्या है, रीडिंग के अंदर वर्किंग मेमोरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी नीड टू बी एबल टू होल्ड ऑन टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अर्लियर इन द टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग लेटर ऑन। क्या है, हमें सबसे पहले वर्किंग मेमोरी पे काम करना होगा। जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सोचने की कोशिश करते हैं तो हम वो भूल जाते हैं, तो हमारी वर्किंग मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उसको याद करके रख सके। जैसे कि अभी मैं ये पढ़ रही हूँ तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद होना चाहिए कि हाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पढ़ाया, जो कि इस वीडियो में नहीं आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वीडियो जो आप लास्ट देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया था मैंने। तो वही है, आपकी मेमोरी स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो आपको रिकग्नाइज करा दे, ठीक है। वी नीड टू बी एबल टू होल्ड ऑन टू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर इन दी टेक्स्ट और ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी हैपनिंग ऑन लेटर। क्या है, जैसे हम किसी भी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो टॉपिक के बारे में किसी भी एक इंसान का नाम दिया गया है, जैसे निशा दिया हुआ है, तो निशा दिया है तो बार बार उसको रिपीट तो नहीं करेंगे वो नाम को, तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको पता होना चाहिए कि निशा का जिक्र होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर रीडिंग अ स्टोरी ऑफ अ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन दी चैप्टर नंबर 1, अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं किसी कैरेक्टर के बारे में, उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है चैप्टर नंबर 1 में, वी नीड टू बी रिमेंबर दैट द कैरेक्टर्स इज़ व्हेन वी रीअपियर इन दी चैप्टर नंबर 5। क्या है, जब हमने किसी की स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है किसी भी कैरेक्टर की स्टोरी पढ़ेंगे हम तो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले जब जिक्र हो जाएगा उसका, तो हमें आगे तक के चैप्टर्स में याद रखना पड़ेगा कि किसके ऊपर ये स्टोरी चल रही है। तो हमारी मेमोरी स्किल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So there we have it. Reading involve complex cognitive skills such as visual processing, language processing and working memory. तो ये हमने पढ़ा क्या था कि रीडिंग के अंदर हमें कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी डिफरेंट टाइप की स्किल्स हो गई, जैसे कि विजुअल प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज प्रोफेंसिंग इंपॉर्टेंट है, वर्किंग मेमोरी भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आ जाता है 1 से 2 बार क्वेश्चन, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, What do you understand by critical reading? क्रिटिकल रीडिंग से आप क्या समझते हैं वो आपको इसमें लिख के बताना है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। क्रिटिकल रीडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग अ टेक्स्ट बट इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग इट। क्या है, क्रिटिकल रीडिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको, जैसे हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऊपर से ना पढ़ना, बल्कि उसको एनालाइज करना कि सामने वाला कह क्या रहा है, इवैल्यूएट करना कि उसके कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने ऊपर से पढ़ लिया, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है आप एक क्रिटिकल रीडर हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब आप समझ गए। क्रिटिकल रीडिंग का मतलब वही है कि आप ऊपर से ना पढ़ के उसकी गहराई तक को समझ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्रिटिकल रीडिंग इन्वॉल्व्स एक्टिवली इंगेजिंग विद द टेक्स्ट। सबसे पहले आप अगर क्रिटिकल रीडर हैं या क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, आप उसमें एक्टिवली इंगेज्ड हैं। क्या है, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप एक्टिवली पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और आप ऊपर से रीडिंग करके देख रहे हैं, तो वैसे नहीं है, एक्टिवली आप उसी के अंदर घुसे पड़े हैं। दिस मीन्स आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग कनेक्शन एंड चैलेंजिंग अजम्पशंस। यू नीड टू बी रीड बिटवीन लर्न्स एंड एनालाइज द ऑथर्स टोन, पर्पस एंड आर्ग्यूमेंट्स। क्या है, अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो आप एक्टिवली इंगेज्ड हैं, उसमें बिल्कुल आपका फोकस्ड है। उसका मतलब क्या है कि आपको कोई चीज़ बताई जा रही है तो खुद से भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ ये इसने बताया तो क्यों बताया और क्या क्या इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। आप उससे एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं और आपको चैलेंजेस भी लग रहे हैं कि हाँ इसने ऐसे बताया तो इस टाइप से भी कोई चीज़ हो सकती है। तो ये आपके, अगर ये आप खुद से सवाल कर रहे हैं, आपको कनेक्शन फील हो रहा है या फिर आपको चैलेंजिंग अजम्पशन हो रहे हैं, तो आप एक एक्टिवली एंगेज्ड रीडर हैं, उसमें क्रिटिकल रीडिंग आपकी इन्वॉल्व है।
ठीक है। और इसमें क्या है, आप जब रीड करते हैं तो आपको रीड करते टाइम पे ऑथर की टोन, पर्पस और आर्ग्यूमेंट्स को भी देखते हुए चलना पड़ेगा कि ऑथर कौन सी टोन में बोल रहा है। ऑथर मीन्स जिसने वो चीज़ लिखी है उसकी टोन क्या है बोलने की, और उसने वो लिखा है तो उसका पर्पस क्या है, उसका आर्ग्यूमेंट्स क्या है, उसने कौन से एविडेंस दिए हैं कोई भी अपनी बात रखने के पीछे। ठीक है। सेकेंडली, critical reading in requires you to evaluate credibility of the source. सेकेंडली अगर हम देखें तो क्रिटिकल रीडिंग के अंदर क्या रिक्वायर्ड होगा कि हम कितने अच्छे से किसी भी टेक्स्ट को इवेलुएट कर पा रहे हैं। यू नीड टू बी क्वेश्चन ऑथर्स क्वालिफिकेशन, बायसेस एंड इंटेंशन। दिस विल हेल्प यू डिटरमाइन इफ इंफॉर्मेशन इज रिलायबल और नॉट। क्या है, इवेलुएट करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ऑथर ने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको सबसे पहले तो ऑथर की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ऑथर कौन से बैकग्राउंड से है, उसको इतनी नॉलेज है या नहीं है, या सिर्फ वो कहकर दिखा रहा है। और अगर नॉलेज है, उसने कोई भी चीज़ बोली है तो उसके लिए उसने क्या एविडेंसेस दिए हैं, क्या सबूत दिए हैं। अगर दिए हैं तो वो कितनी रिलायबल है, रियल है या नहीं है, या फिर वो झूठ बोल रहा है। तो आपको इवेलुएट करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। वो सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, क्रिटिकल रीडिंग के अंदर। Thirdly, critical reading involve synthesizing information from multiple sources. Thirdly, तीसरे पॉइंट पे क्या आएगा कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पढ़ रहे हैं तो हम उसे मल्टीपल सोर्सेज से पता करें कि हाँ ये चीज़ रियल है या अनरियल है। इट मीन्स कंप्राइजिंग एंड कंट्रास्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज से किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये साफ साफ पता चलेगा कि हाँ वो रियल है या अनरियल है। उसके साथ साथ आपका खुद का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा उस इन्फॉर्मेशन के लिए। दिस विल हेल्प यू डेवलप अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव ऑन द सब्जेक्ट मैटर। ये क्या है, जब आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने लगती है। ठीक है। इन कंक्लूजन, क्रिटिकल रीडिंग अ क्रूशियल स्किल दैट कैन हेल्प अस टू academic and professional pursuits by actively engaging with the text, evaluating credibility and the source, and synthesizing the information from multiple resources. You can develop a deeper understanding of the subject matter. क्या है, क्रिटिकल रीडिंग के बारे में आप समझ गए कि एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, ये हमारे अंदर होनी ही चाहिए जब हम पढ़ें। तो ये नहीं कि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हम उसको अच्छे से गहराई के साथ पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें। जो कि कौन कौन से चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए एक फोकस के साथ पढ़ने के लिए, कि हम किसी भी टेक्स्ट को पढ़ें तो फोकस के साथ पढ़ें, इंगेज रहें उसमें, इवेलुएट करें कि क्या उसने बोला है, सोर्सेज से, डिफरेंट टाइप की सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से उसके बारे में इंफॉर्मेशन और गैदर करें। ऑथर की टोन और ऑथर के बायसनेस और उसका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको भी समझें। जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारी कमांड बढ़ती जाती है और हम एक क्रिटिकल रीडर बन जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द टर्म आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आप ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ रहा है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि डिस्कोर्स क्या है। डिस्कोर्स क्या है पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ उसका एग्जाम्पल भी देंगे। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा है कि आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर क्या होता है। तो आप जब डिस्कोर के बारे में बताएंगे तो उसके डिफरेंट टाइप्स जो भी होंगे उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसी में एक टाइप आपका होगा आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर, फिर आप उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जाम्पल को भी लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको पहले डिस्कोर बताना है, उसके एग्जाम्पल देना है, फिर आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर क्या होता है उसका एग्जाम्पल देते हुए उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। द बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स एंड आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर, हेडिंग डालेंगे पहले। सो व्हाट इज डिस्कोर, तो डिस्कोर है क्या। इट इज़ अ बेसिकली अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज और थॉट्स थ्रू लैंग्वेज। देयर आर 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। क्या है बेसिकली एक डिस्कोर, क्या है कि एक कम्युनिकेशन करना, किसी भी आइडिया या किसी भी थॉट के ऊपर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर, तो वो क्या होता है डिस्कोर। डिस्कोर क्या है, किसी भी आइडिया या थॉट के ऊपर कम्युनिकेट करना, उसको बोलेंगे हम डिस्कोर्स। देयर आर 4 बेसिक फॉर्म ऑफ डिस्कोर। हमारे पास 4 टाइप के बेसिक फॉर्म होते हैं डिस्कोर्स के। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड परsuasive। परsuasive के अंदर आएगा आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव आएगा, इसको आर्ग्यूमेंटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर इज़ व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल। डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर का मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करें या डिस्क्राइब करें। नाम से ही आप समझ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आप डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे तो वो आएगा डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग अ सनसेट यू माइट टॉक अबाउट द कलर ऑफ द स्काई, द वे ऑफ सन लुक्स एट इट्स सिटिंग एंड हाउ इट मेक यू फील। क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर से हम देख लेते हैं। अगर आप सनसेट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, जब सूरज ढलता है उसके बारे में आप अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप जो स्काई का कलर, स्काई के अंदर ही तो सनसेट हो रहा है, ठीक है, तो स्काई के कलर के बारे में भी आप बताएंगे। फिर वो सन कैसा लग रहा है उसके बारे में भी बताएंगे, किस तरीके से वो ढल रहा है उसके बारे में भी बताएंगे, और फिर आपको उसको देख के क्या फील हो रहा है उसके बारे में भी बताएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप, एक सनसेट के बारे में बता रहे हैं पर डिटेल बता रहे हैं उसकी, जहाँ पे वो इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें उसके आसपास हैं, वो सारी चीज़ें आप अगर डिटेल में बताएंगे तो वो आपका हो गया डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर, ठीक है। नेक्स्ट है नरेटिव डिस्कोर। नरेटिव डिस्कोर इज़ व्हेन यू टेल अ स्टोरी। नरेटिव डिस्कोर, नरेशन करना किसी भी चीज़ का। अगर आप किसी चीज़ को स्टोरी टाइप में समझा रहे हैं तो वो नरेटिव डिस्कोर के अंदर आ जाएगा, नरेशन करना। दिस कुड बी अ पर्सनल स्टोरी अबाउट समथिंग दैट हैपन टू यू, और इट कुड बी अ फ्रिक्शनल स्टोरी दैट यू हैव क्रिएटेड। नरेटिव डिस्कोर का मतलब वही है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टोरी बता रहे हो, किसी भी चीज़ को अगर बता रहे हो तो एक स्टोरी के रूप में बता रहे हो। जैसे आपने कोई भी एक फ्रिक्शनल स्टोरी मान ली, आपने कुछ भी अजम्पशन कर लिया, अपने दिमाग में सोच लिया और उसको एक स्टोरी के रूप में बताया किसी को, या फिर आपके साथ सुबह से शाम तक कोई भी चीज़ हुआ है, आप पूरी एक स्टोरी के रूप में उसको बता रहे हैं, तो वो आएगा नरेटिव डिस्कोर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोसिटरी डिस्कोर इज़ व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग। एक्सपोसिटरी डिस्कोर के अंदर क्या है, जब आप कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी चीज़। दिस कुड बी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ समथिंग वर्क और एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ये क्या है, एक्सप्लोरेटरी डिस्कोर के अंदर क्या आएगा, जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, इन डिटेल्स नहीं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर भी, हाँ, जैसे कि आप कोई भी चीज़ हो रही है तो किस तरीके से हो रही है उसको एक्सप्लेन करने लगे, या कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी थ्योरी मान लीजिए, आप उसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो एक्सपोसिटरी डिस्कोर के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर से आप समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एक्सप्लेनिंग हाउ अ कार इंजन वर्क यू माइट टॉक अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेते हैं कि आप किसी को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक कार का इंजन कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो आप उस कार के डिफरेंट पार्ट को भी बताएंगे और इंजन कैसे काम करता है उसको भी बताएंगे, ठीक है। फाइनली वी हैव आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर। फाइनली हमारे पास आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर आता है, जो कि आपसे पूछा भी हुआ है। एज अ नेम सजेस्ट इज दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू आर्ग्यू द पॉइंट और परस्यूड समथिंग टू सी थिंग योर वे। क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट करना मतलब किसी को अपनी चीज़ बताना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किसी से लड़ना कि भाई हाँ मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ठीक है। तो नाम से ही आपको दिख रहा है आर्ग्यूमेंट करना। तो क्या है, आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं। इसके अंदर यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ डिस्कोर इन डिबेट्स, count rooms, and even every day in the controversy trying to convince something conversation when you trying to convince someone to something। क्या है, ये डिस्कोर आप डेली लाइफ में भी देखते हैं कि अगर आपको किसी भी इंसान को कोई चीज़ समझानी है तो आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसको समझाने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। डिबेट्स के अंदर भी आपने देखे होंगी जिसमें एक दूसरे अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। काउंटर रूम्स में भी देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के डिस्कोर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, मेनली आर्ग्यूमेंटेटिव को, तो इसको आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सो व्हाट मेक्स एन आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर इफेक्टिव। तो आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर को इफेक्टिव कौन बनाता है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी हैव क्लियर थीसिस स्टेटमेंट दैट आउटलाइन द आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर की बात करें तो अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड होना चाहिए, आपके पास वैलिड आउटलाइन स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले को आपने कुछ बोला और वो आपको ही उल्टा सुना के चला गया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। You need to be provide evidences to support your argument and address any counter argument that might be raised। क्या है, आप अगर आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं तो आपके पास वैलिड आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। वैलिड है तो आपके पास उसके एविडेंसेस भी होने चाहिए, मतलब जो आपके सबूत हैं उसको लेकर वो भी होने चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। और आपके पास काउंटर आर्ग्यूमेंट का भी
वो होना चाहिए क्या, जैसे कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और इंसान पूछ सकता है तो उसके लिए भी पहले से ही आपका आंसर प्रिपेयर्ड होना चाहिए. लेट्स से यू आर आर्ग्यूइंग द पीपल शुड स्विच टू इलेक्ट्रिक कार्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन. हम एक एग्जाम्पल के तौर से समझ रहे हैं कि आप अगर किसी भी लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपने क्या बोला कि हमें सारी इलेक्ट्रिक जो हमारी नॉर्मल कार हैं उसमें उसको आपको इलेक्ट्रिक कार में परिवर्तन कर देना चाहिए, मतलब हमें इलेक्ट्रिक कार का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो कार्बन इमिशन कम करती हैं. ठीक है, तो यू वुड नीड टू प्रोवाइड एविडेंसेस दैट शोज हाउ इलेक्ट्रिक कार आर बेटर देन दी एनवायरमेंटल देन गैस पावर कार. क्या है, आप जब एक इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बता रहे हैं तो आपको पूरा एक एविडेंस देना पड़ेगा कि कैसे इलेक्ट्रिक कार हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए कितनी बेटर हैं, और जो दूसरी कार अभी तक चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली वो कितनी हार्मफुल हैं. हमें आपको ये बताना पड़ेगा. यू वुड नीड टू बी एड्रेस एनी काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट पीपल माइट रेज्ड. आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आप ये चीज़ बोल रहे हैं तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए. फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कार और लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन सम एरिया. क्या है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में बता रहे हैं तो आपसे सामने वाला ये भी पूछ लेगा कि भाई इलेक्ट्रिक कार की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो क्या कॉस्ट पड़ेगी हमें, और हम उसको चार्जिंग करने के लिए कहाँ हम चार्ज करेंगे, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बनाएंगे. तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के जो आपसे काउंटर आर्ग्यूमेंट भी पूछ लेते हैं वो भी आपको इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7. How does written communication differ from oral communication? Describe 3 situations where you would prefer to use written communication and explain the reasons of your choice. क्या है, आपसे क्या पूछा गया है कि written communication oral communication से कैसे डिफरेंट है, और आपको ये बताना है कि 3 ऐसी सिचुएशन कौन सी होंगी जहाँ पे आप written communication को प्रेफर करेंगे oral communication के ऊपर, और उसको साथ साथ आपको अपनी चॉइस आप रिटर्न कम्युनिकेशन के ये 3 एग्जाम्पल देते हुए भी समझाएंगे, रीज़न भी बताएंगे मतलब. ठीक है, आंसर देख लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं. रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ एनी मैसेज दैट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू रिटर्न वर्ड्स. रिटर्न कम्युनिकेशन से ये आप समझ रहे हैं कि कोई भी कम्युनिकेशन जो आपकी बातचीत हो रही है वो रिटर्न में हो रही है, मतलब लिखावट में हो रही है, लिखित में हो रही है. जैसे आपके घर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो बोलने पे तो नहीं चल जाएंगे, वो सारी रिटर्न में ही होते हैं ना, सारी चीज़ आजकल रिटर्न पे ही चल रही हैं, बोलने से कुछ नहीं होता. तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, एक मैसेज या कोई भी ऐसी बात जो रिटर्न में या रिटर्न वर्ड में लिखी हो. वाइल ओरल कम्युनिकेशन इज़ एनी मैसेज दैट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू दी स्पोकन वर्ड. ओरल कम्युनिकेशन वो है जो कि स्पोकन वर्ड द्वारा ही कम्युनिकेशन होती है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो वो मेरी ओरल कम्युनिकेशन है, और ये मैं आपको लिख कर समझा रही हूँ तो मेरी ये रिटर्न कम्युनिकेशन है. ठीक है. One major difference between the two of that written communication require more precision and clarity. क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा प्रीशियस होती है और उसमें ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत होती है हमें. When you are communicating in written, you need to be very careful with your choice of words and phrasing to ensure that you are messaging इज़ कन्वे एक्यूरेटली. क्या है, जब भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी आप रिटर्न में कोई बात करते हैं तो आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और आपको वर्ड्स जो भी चूज़ करने हैं, जो भी आपको लिखना है वो बहुत वाइसली चूज़ करना पड़ेगा. यही नहीं कि कुछ भी लिख दिया, जो हम आपस में बोलते रहते हैं वो आप उस तरीके से रिटर्न में नहीं लिख सकते. जैसे कि आप कोई भी पत्र लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप कितने एक्यूरेटली लिखते हैं, तो वैसे ही आप उसको रिटर्न में जब भी लिखते हैं आपको वर्ड्स अच्छे से चूज़ करने पड़ेंगे और क्लैरिटी रखनी पड़ेगी ताकि आपका मैसेज एक्यूरेटली कन्वे हो सके, किसी को भी आसानी से समझ आ सके. ओरल कम्युनिकेशन ऑन दी अदर हैंड अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन देयर टोन और डिलीवरी. क्या है, ओरल कम्युनिकेशन में ऐसे नहीं होता, हम कुछ भी बोल देते हैं. जैसे कि हम फ्रेंड्स बोलते हैं, अरे फ्रेंडो चलोगे, तो फ्रेंडो बोल रहे हैं, फ्रेंडो कोई वर्ड नहीं होता ना. तो वही हो गया कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इतना टोन और डिलीवरी हमारी फ्लेक्सिबल रहती है और इतना वर्ड्स का भी फ़र्क नहीं पड़ता है. सो व्हेन यू चूज़ योर रिटर्न कम्युनिकेशन ओवर ओरल कम्युनिकेशन, तो फिर कब ऐसी चीज़ होगी कि आप रिटर्न कम्युनिकेशन को चूज़ करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के अंदर. लेट्स टेक 3 सिचुएशन. 3 सिचुएशन के माध्यम से हम समझते हैं. फर्स्ट, व्हेन यू नीड रिकॉर्ड ऑफ योर कन्वर्सेशन.
सबसे पहले कब चूज़ करेंगे आप रिटर्न को, जब आपको किसी भी कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड रखना होगा, किसी भी बातचीत का रिकॉर्ड रखना होगा, तब आप रिटर्न को ही चूज़ करेंगे। क्योंकि ओरल चीज़ें याद नहीं रहती, ओरल चीज़ें कोई भी बोल के निकल जाएगा, बोलेगा मैंने कब बोला। रिटर्न में आपके पास रहेगा तो आपको मतलब हेल्प करेगा वो। जैसे आजकल के टाइम पे है कि हमने स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए तो वो रिटर्न में उसके पास प्रूफ रह गया। ओरली कोई बोलता है तो वो इंसान डिलीट भी कर देता है या फिर नहीं रह पाता। तो मैंने एक लास्ट रील देखी थी, उसमें बड़ा अच्छा वो दिखाया था, क्या कहते हैं, ओरली वो सब कुछ रिप्लाई कर रहा था लड़की को। हैं, लड़की पूछ रही है आप मुझसे प्यार करते हो, लड़का रिप्लाई कर रहा है और उसमें वॉइस मैसेज में, उसमें लास्ट में लिखा था क्या कि तुम ओरली मतलब ऐसे क्यों भेज रहे हो ऑडियो में, रिटर्न में क्यों नहीं भेज रहे हो। तो वो बोलता है कि ताकि तुम स्क्रीनशॉट ना ले सको। तो वही है कि आप रिटर्न में वही कम्युनिकेशन करते हैं या वही जिसके आपको एविडेंसेस रखने पड़ते हैं, जिसको आप रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इफ़ यू आर डिस्कसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट विद समवन यू वांट टू हैव रिकॉर्ड वॉज सेड इज बेस्ट टू कम्युनिकेट इन द रिटर्न। जब भी आपको किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना हो या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जिसका आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो आप 101% आपकी कम्युनिकेशन रिटर्न में ही होगी। जैसे आपके प्रॉपर्टीज़ के पेपर हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनका रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है, तो वो रिटर्न में ही की जाती हैं। दिस वे यू कैन रेफर बैक टू द कॉन्वर्सेशन लेटर इफ़ वी नीडेड। इस तरीके से अगर आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन रहेंगी तो आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आप उस रिकॉर्ड को उठा के दिखा सकते हैं, आपको पता रहेगा कि मैंने ये बोला था या ये चीज़ की थी। सेकेंड, when you need to convey complex information। सेकेंडली क्या है, आप रिटर्न कम्युनिकेशन कब प्रेफर करेंगे, जब आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई भी ऐसी टफ इन्फॉर्मेशन देनी हो और कन्वे करना हो उसको। ठीक है, समटाइम्स इट कैन बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन सम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट थ्रू ओरल कम्युनिकेशन अलोन। क्या है, कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ आइडिया हमारे ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे होते हैं जो ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम नहीं समझ सकते, डिफ़िकल्ट होता है हमें समझाना, उसमें हम रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। इन दिस केसेस इट हेल्पफुल टू पुट योर थॉट्स डाउन इन रिटर्न सो दैट रिसिपिएंट्स कैन रेफर बैक टू इट एज नीडेड। क्या है, जब हम डिफ़िकल्ट चीज़ों को नहीं ओरली समझा सकते तब हम रिटर्न का सहारा लेते हैं और वही हम बाद में उसको वक्त आने पर भी उसको देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी ग्राफ वगैरह समझाना हुआ तो हम ओरली नहीं बोल के समझा सकते, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी रिटर्न के अंदर। फाइनली व्हेन यू नीड टू कम्युनिकेट विद समवन हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। क्या है, फाइनली लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, जो अगर डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो उससे आप रिटर्न में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें गूगल द्वारा ट्रांसलेट हो जाती हैं। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन अलाउज फॉर ट्रांसलेशन टूल लाइक गूगल ट्रांसलेट टू बी यूज्ड मेकिंग इट ईजियर टू कम्युनिकेट अक्रॉस द लैंग्वेज बैरियर। क्या है, आजकल के टाइम पर इतना एडवांस्ड हो गया है इंडिया कि गूगल ट्रांसलेट जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो दूसरी लैंग्वेज अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो आप अपनी लैंग्वेज में अगर उसको लिख कर भेजेंगे तो वो उसको आसानी से ट्रांसलेट कर लेगा और उसको समझ लेगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे भी आप ओरली ना बोल के रिटर्न कम्युनिकेशन का ही यूज़ करेंगे। ओवरऑल while both written and oral communication have their strength and weakness, it important to choose right method for each situation। हम पता ही है कि ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की ही कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, दोनों की कुछ ना कुछ वीकनेस हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो हमेशा ही हम रिटर्न नहीं कर सकते, हमेशा ही हम ओरली नहीं कर सकते, तो हमारी नीड पे मायने रखता है कि हम किस टाइम पे कौन सी करेंगे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही हो और आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।